अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। सना सना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अभी आप कोरियन स्किन की बात कर रहे थे, लेकिन हमारी क्योंकि पाकिस्तानी स्किन है तो कोरियन स्किन हमेशा वो कहते हैं ग्लास स्किन होनी चाहिए, तो क्या हमारी रूटीन होनी चाहिए और क्या पाकिस्तानी स्किन कोरियन स्किन बन सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी बल्कि मैंने लास्ट वीक एक बड़े ही लाहौर के अच्छे स्कूल में टीन एजर गर्ल्स के लिए एक अवेयरनेस टॉक की, जिसमें मैंने उनको ये समझाया क्योंकि द ये किड्स सवाल पता है इन्होंने किसके मुतालिक किया है? एक कोरियन। इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छा। कैन डॉल। वो हाँ मेरे हाँ बड़े हाँ। पसंदीदा हैं। तो वो बड़ी ख़वातीन को ना बड़ी सीरीज ऑफ स्किन केयर बताते रहते हैं। बताते हैं। 13 डे की स्किन केयर, 14 डे की स्किन केयर, ग्लासी कैसे बनानी है। ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं या हाँ, ये फिल्टर्स का ही कमाल वही है? मैं बता रही हूँ कि बेसिकली एथनिसिटी मैटर्स। अब हम अगर चाहें कि हमारे जीन्स उनसे डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली हम उनकी तरह की ग्लास स्किन अचीव नहीं कर सकते जिस तरह की उनकी है। तो कोरियन प्रोडक्ट्स आर गुड, बट आप ऑब्वियसली एक प्रॉपर रिसर्च करके एक्सपर्ट ओपिनियन से यूज़ करें। लेकिन वो जो 10 केयर स्किन केयर रूटीन है, उसको मैं हरगिज़ भी रेकमेंड नहीं करूँगी। इट इज़ वेस्ट ऑफ योर मनी एंड टाइम। कैन डॉल फैसलाबाद का है, वो आ जाएगा आपकी तरफ कि भाई आप मेरी स्किन केयर की रूटीन को ऐसे कह रहे हैं, देखिए वैसे कह देखिए, रहे हो। नाराज़ भी जल्दी हो जाता है फ़ौरन ही साइंस कोई और गल आर्ट को। समझे ना आप स्किन केयर की। तो स्किन की बेसिकली साइंस और आर्ट यही है कि जस्ट 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। कॉपी पेस्ट स्किन केयर रूटीन नहीं होनी चाहिए। हम ट्रेंड्स को फॉलो ज़रूर विच करते हैं। 3 स्टेप्स? क्लेंजिंग एक्सफोलिएशन नंबर 1, नंबर 2 हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन, एंड नंबर 3 सन प्रोटेक्शन। यानी कि दैट अगर कोई इज़ बंदा अपना क्लिनजर निकाल ले, मॉइस्चराइजर निकाल ले अच्छी क्वालिटी का, और तीसरा सन यूवी प्रोटेक्ट फिल्टर करे, निकाल ले, तो बहुत हद तक 80% प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बस यही करती रहे। फिर 20% जो है उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि विटामिन सी ऐड करें अपने 20s में, अपने 30s में रेटिनॉल ऐड करें, और अपने 40s में हाइलुरोनिक करें। फिर ये कि ऑब्वियसली अब तो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड वी आर लिविंग इंस्टा इन के फिल्टर्स, इंस्टा के फिल्टर। हसीनाओं की भरमार है। हाँ, तो फिर उसमें अब बालों पर आते हैं। जी बाल बहुत बड़ा मसला है। ख़वातीन के बाल बहुत गिरना शुरू हो जाती हैं। टकले मर्द तो फिर टॉलरेट हो जाते हैं, वो भी टॉलरेट नहीं हो रहे आजकल, वो भी बाल लगवाते फिर रहे हैं। और स्ट्रेस की वजह से मर्दों के, अब मैं दोनों के लिए पूछ रहा हूँ, स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है। गंदे घटिया किस्म के केमिकल्स डाले जाते हैं शैम्पू में, 3rd क्लास शैम्पू बनाए जाते हैं, मिलावट होती है जिनकी वजह से बाल गिरते हैं। फिर हमारी खुराक में चीज़ें पूरी नहीं है, हमारे फेरेटिन कम है, हमारे B12 कम है, और विटामिन डी की कमी है, इनसे भी बाल गिरते हैं। तो क्या अगर एक शख्स के अंदर कमी मौजूद है और वो ऊपर से ये तरह तरह के रोजमेरी ऑयल और इस तरह की चीज़ें यूज़ करी जा रहा है, तो क्या उसके बाल जो है वो उग आएंगे? देखिए, मैं हमेशा यही अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपकी जो स्किन और हेयर है ना, दे आर विंडो टू योर इंटरनल बॉडी। ये एक खिड़की है जिससे आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो आप असेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम इज़ इनसाइड, तो हम जो भी कर लें वो नहीं जाएगा। अब हम अगर अपनी पेरेंट्स की जनरेशन को देखें वर्सेस हम, तो बालों का गिरना बहुत कॉमन हो गया, उस ज़माने में नहीं था। तो इसमें जो कॉमनेस्ट रीज़न है ना, वो स्ट्रेस है। अब चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या वो फिजिकल स्ट्रेस हो। फिर हमारी डाइट खालिस नहीं है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन रीज़न है, जिसमें से फेरेटिन जैसे आपने बताया, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 की कमी, जिंक की कमी, फॉलेट की कमी, फॉलेट की B12 कमी, की कमी। B12 की कमी। जैसे बायोटिन कहते हैं कि बायोटिन इज़ एन ओवर हाइप प्रोडक्ट, इट इज़ जस्ट विटामिन B7। ओवरऑल बी कॉम्प्लेक्स देना चाहिए, लेकिन बालों में जैसे आयरन विटामिन डी का बहुत रोल है। तो और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ओवर यूज ऑफ हेयर गैजेट्स एज वेल एज द हेयर कॉस्मेटिक। जो हम ये कि स्कैल्प की क्लीनलीनेस है नहीं, तो ड्राइड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली बेसिक, आप वही बात आ गई कि बेसिक्स अच्छा, को इसमें समझें जो आप। प्रोसीजर्स हैं कुछ एस्थेटिक्स के, जैसे हेयर फ्यूम्स का जिक्र कर रही हैं, फिर आगे Exosomes। महंगे तरीन एक्सोसोम्स। मतलब मैंने एक्सोसोम पता करा है, मुझे एक जगह से बालों का था, 1.5-2 लाख रुपए के वो एक्सोसोम्स की किट आ रही है। अच्छा, फिर इसी तरह बायो स्टिमुलेटर्स यूज हो रहे हैं बाल उगाने के लिए। फिर PRGF का बड़ा वो है, लोग कहते हैं जो सिंपल PRP, ये जो आप सरों में टीके नहीं लगवाते मैडम से जाके, उसकी अब बातें करो। PRP है। अब PRP बगैर PRGF के इफेक्टिव है? स्टेम सेल बेहतर है कि नहीं? अब ये मुझे 4 चीजें बताइए, मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे भी बाल गिर रहे थे। बिल्कुल। स्टेम सेल बेहतर है, PRP खाली बेहतर है कि PRGF कराया जाए, एक्सोसोम्स लगवाए जाएं, बायोस्टिमुलेटर्स यूज किए जाएं, या स्टेम सेल इस्तेमाल की जाए? सो बेसिकली देखें कि जो हेयर है ना, इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल। हेयर का जो भी प्रॉब्लम है ना, उसकी मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज़ हैं। तो उसमें हमेशा जो है ना, एज अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल चेंजेस, देन कमिंग टू जो हमने सीरम्स अप्लाई करने हैं, और फिर जो इन डॉक्टर ऑफिस प्रोसीजर है।
अब अगर इन डॉक्टर ऑफिस प्रोसीजर देखा जाए तो उसमें भी एक स्टेप लैडर अप्रोच है। जैसे अगर एक पेशेंट है जो बिल्कुल इनिशियल हेयर फॉल के साथ आया है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आम रूटीन से ज़्यादा है, तो आई विल गो विद PRP। लेकिन फिर जैसे जैसे एडवांस ज़ाहिर है स्टेजेस ऑफ हेयर फॉल है ना, तो फिर हम उस स्टेप लैडर अप्रोच होती है। अगर आप मुझसे पूछें कि इन तीनों चारों में से मैं किसको ज़्यादा सुपीरियर करार दूंगी, तो मेरी नज़र में फ़िलहाल जो मुझे लगता है वो एक्सोसोम्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कुछ रिसर्च की है। इसका जो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है, बेसिकली एक्सोसोम स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल की इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। जबकि PRP और जो PRGF है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिर्फ रीजनरेशन एंड रिपेयर है, जबकि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। सो ऑब्वियसली व्हेन वी कंपेयर बोथ तो इट इज़ वन स्टेप अहेड। अब उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, क्योंकि जैसे एक्सोसोम्स में जो फैट टिश्यू ड्राइव्ड हैं वो उनकी कॉस्ट ऑब्वियसली कम है। जो अम्बलाइकल कॉर्ड ड्राइव्ड हैं उनमें क्योंकि नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स या स्टेम सेल ज़्यादा हैं तो दे आर एक्सपेंसिव, बट दे आर गुड। उनका पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी है और उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी कन्विंसिंग है। लेकिन जो बेसिकली एक्सोसोम्स हैं उनको हम स्टेम सेल से थोड़ा सा, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं PRP को अगर एक्सोसोम से कंपेयर करूं तो PRP रीजनरेशन, रिपेयर और अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर फॉल के लिए अच्छा है। बट इफ़ आई कंपेयर द एक्सोसोम विद स्टेम सेल, तो जो एक्सोसोम्स हैं उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पोटेंशियल नहीं है। सो एक्सोसोम इज़ अ सेफ ऑप्शन and is a better option than stem cell and top पे एक्सोसोम। yes, वेरी गुड। अच्छा, आदमियों के गंजपन पर आते हैं। जाहिर है इसमें ये तो आपने बता दिया PRP, PRGF, एक्सोसोम्स, बायोस्टिमुलेटर, स्टेम सेल से भी ऊपर एक्सोसोम्स है। ये चीज़ मुझे क्लियर होगी, सेफ है। हाँ। अब मर्दों में एक ज़माना आया था जब ये स्पाइक्स बनाने लग गए थे, यानी कि जेल लगाते थे और बाल खड़े किया करते थे, ठीक है। आज वही मर्द बाल उनमें गंजपन ज़्यादा कॉमन है। क्या जो यूज़ ऑफ, तो ये जेंजी भी देख रही है, तो यूज़ ऑफ सच चीज़ें जो है जेल्स लगाना या अपने बालों को स्टक करने के लिए जो कुछ भी गंद बुला लगाते हैं, क्या वो आगे चल के हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करता है? और आदमी अपने गंजपन को कैसे एड्रेस करें? 100% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी हम आर्टिफिशियल मेजर्स यूज़ कर रहे हैं बालों को स्ट्रेटनिंग के, एक हेयर शेफ्ट है, उसका नेचुरल टेक्सचर है। जब आप उसको स्ट्रेटन करेंगे डिफरेंट प्रोसीजर से, तो जो हमारा नेचुरल हेयर शेफ्ट का मॉइस्चर होता है वो उससे निकल आता है। जब वो निकलता है तो बाल फ्रिजी हो जाते हैं, उसके हेयर शेफ्ट के अंदर बबलिंग आती है, वो प्रोन टू ब्रेकेज हो जाता है। क्या मतलब कि वो ज़्यादा उसके अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। सो डेफिनेटली ये जितने भी हम हेयर गैजेट्स यूज़ करें या हेयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ये अल्टीमेटली हमारे बालों को डैमेज तो कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, और मैं ये मना नहीं करूँगी, फैशन, फिल्टर्स, लेकिन फिर आपको ज़रा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। लाइक आप स्टार्ट करें बेसिक से कि आपकी स्कैल्प की क्लीनलीनेस ज़रूरी है। बड़ी अहम बात ये करने जा रही है, मेरा सवाल भी अहम है कि जिस तरह आपने स्किन केयर में चीज़ें बताई हैं, सैलिसाइलिक एसिड और ये सब कुछ, अब हमें हेयर सीरम्स बताएं और हमें बताएं कौन सी चीज़ें हेयर में यूज़ करें कि हेयर फॉल भी कम हो, हेयर की ग्रोथ भी बेहतर हो और हेयर का शाइन भी बेहतर हो, मर्दों औरतों दोनों के लिए, लेकिन ये वाला सेगमेंट बिलखसूस मर्दों के लिए। सो बेसिकली लाइफस्टाइल, एज यू ऑल नो, उसको तो आप सबको पता है, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कमिंग टू क्या हमारी हेयर वॉशिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए। आइडियली शैम्पू के साथ आपको हफ्ते में कम से कम भी 4 दफ़ा ज़रूर वॉश करें। कई लोग समझते हैं कि नहीं, हम शैम्पू ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बाल मज़ीद डैमेज होंगे। नॉट एट ऑल। स्कैल्प की क्लीनलीनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका स्कैल्प क्लीन होगा तो आपकी फॉलिकल्स और शैफ्ट्स मजबूत होंगी। तो आप 4 दफ़ा तो शैम्पू ज़रूर करें। और अगर किसी का बहुत ग्रीजी स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा हेयर कॉस्मेटिक एप्लीकेशन है, तो आप इवन डेली भी कर सकते हैं। जेंटल शैम्पू यूज़ करें, उसको जेंटली रब करें अपने बालों के साथ, और फिर उसके बाद उसको अच्छे तरीके से पानी के साथ रिंस करें। और आफ्टर द रिंस आप किसी भी किस्म का कोई अच्छा स्टे ऑन कंडीशनर या लाइव जो सीरम्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हेयर शैफ्ट्स में राइट आफ्टर टेकिंग शावर। जैसे हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है, इसी तरह हेयर कॉस्मेटिक और गैजेट्स के यूज़ के बाद हमारी हेयर शैफ्ट्स को भी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है। तो आप अपने डॉक्टर के एक्सपर्ट एडवाइस के बाद कुछ ऐसे स्टे ऑन कंडीशनर हैं जो नहाने के बाद अपने बालों को लगाएं, वो आपकी शैफ्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे।
देन कम्स डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर सीरम्स। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हेयर फॉल है। जैसे मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस है जो कि मर्दाना हार्मोन्स की वजह से है, तो उसमें जो हम ज़्यादातर सीरम्स यूज़ करते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे माइनॉक्सिडिल 5%, फिनेस्टीराइड। तो ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बेसिकली मेल पैटर्न या मेल हार्मोन्स की वजह से जो बॉल्डनेस हो रही है उसको कंट्रोल करता है। फिर अगर ये कि टीलोजन एफ्लूवियम है जिसको हम डिफ्यूज़ हेयर फॉल या नॉर्मल हेयर फॉल कहते हैं, जो कि मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, उसमें फिर हम कुछ इस तरह के सीरम्स होते हैं दैट कंटेन्स कैपेक्सेल, रिडेंसिल, एनागेन। So basically these are the ingredients that increase or prolong the growing phase of hair. जैसे बालों के डिफरेंट फेजेस मर्दों के होते मजे हैं। करा दिया जा। हाँ, हाँ, ये प्रोग्राम आप स्पॉन्सर देख रहे हैं राइजन की जानिब से। राइजन मेगा मार्ट ने आपके लिए बहुत सारे तहाइफ रखे हैं। इतने ज़्यादा तहाइफ हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये तहाइफ आपने लेने कैसे हैं? ये लाखों रुपए के तहाइफ हैं, और अगर आप चाहें तो ये लाखों रुपए के तहाइफ आप बड़े इजीली अटेन कर सकते हैं। कैसे? ये स्क्रीन पर QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन कीजिए, गूगल फॉर्म्स जो है इस फॉर्म को भरिए, और फॉर्म भरने के बाद आप मेरी ट्रांसमिशन में आएंगे। ट्रांसमिशन में आप आएंगे, हमारे सामने बैठे होंगे, और मैं आपसे करूंगा कुछ क्विज़ वाले मज़े के सवालात, और मज़े के सवालात करके आपके घर में अभी छोटी सी LED लगी हुई है तो बहुत बड़ी LED होगी। अगर आपको कोई अच्छी होम अप्लाइंसेस चाहिए होंगी जो आप चाह रही हैं कि भाई मेरे पास अच्छी सी इस्त्री आ जाए, बहुत अच्छी सी कोई और चीज़ आ जाए राइजन मेगा मार्ट की जानिब से, तो हर रमज़ान एहसास के साथ राइजन हर दिल में, हर घर में पहुंचेगा। अगर आप उस एहसास को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए। ये बेसिकली समा पॉडकास्ट की रमज़ान सीरीज़ है, बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय राइजन। ये QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, अपने मोबाइल खोल लीजिए, इसको स्कैन कीजिए, गूगल फॉर्म भरिए, और आप आ जाएंगे मेरे सामने, और फिर हम क्विज़ करेंगे, और क्विज़ करने के बाद हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ें आपके घरों में होंगी। छोटी LED पे देख रहे हैं ना, अभी बड़ी LED देते हैं आपको राइजन की जानिब से। जी।